दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी और धुंधली याद से, जहां एक छोटा किम वन ह्यूक ली सेवू को एक ऐसी जगह ले जा रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड बंकर है। किम का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ है, पर उसकी बातों में एक अजीब सा जुनून है। वो सेवू से कहता है कि ये जगह सिर्फ उन दोनों का राज है और उसे यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज बहुत गहरी और हिला देने वाली है। वो सीओवो को उस अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बस मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। जैसे ही उस बंकर की ठंडी और अजीब सी हवा सीओवो को चुभती है, उसके अंदर का डर जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे उस अंधेरे से डर नहीं लग रहा, बल्कि उसे डर लग रहा है उस लड़के से, यानी किम वॉन ह्युक से। इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल देखते हैं जहां बाहर तेज बारिश हो रही है। क्लासरूम के अंदर कुछ लड़कियां इस मौसम से परेशान हैं और बातें कर रही हैं। तभी एक लड़की की नज़र बाहर एक पुरानी और भारी भरकम मिलिट्री वॉल पर पड़ती है, जो इस तूफान में बहुत ही डरावनी लग रही है। वो सब बातें करती हैं कि इस दीवार को अब गिराया जा रहा है। तभी एक लड़की दबे पांव कहती है कि शायद यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। दूसरी लड़की मजाक में कहती है कि शायद यहाँ भटकती हुई रूहें होंगी जो हमें दिखाई नहीं देती। ये सब सुनकर ली सीवू, जो अपनी डेस्क पर सोती हुई लग रही थी, अचानक से झटके के साथ उठ जाती है। सीओवू को इस तरह अचानक उठता देख वहां खड़ी एक लड़की डर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बाकी लड़कियां सीओवू का मजाक उड़ाने लगती हैं और उसे एक मनहूस भूत बुलाती हैं। वो लोग इतनी गिरी हुई बातें करती हैं कि क्या ऐसे भूत को दर्द भी होता होगा। सीओवू बेचारी डर के मारे सिमट जाती है और अपना पेट पकड़ लेती है। स्कूल में सब उसे एक गंदी चीज की तरह देखते हैं जो किसी को नहीं चाहिए। सबको लगता है कि वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रही है। सीओहू को लग रहा है कि उसकी हालत भी बाहर खड़ी उस पुरानी और बेकार मिलिट्री वॉल जैसी है, जिसे सब ने छोड़ दिया है और जो अब एक कचरे के सिवा कुछ नहीं है। ली सर्वन को लगता है कि उसकी जिंदगी उस पुरानी दीवार जैसी है जिसे सब नफरत करते हैं और जो किसी काम की नहीं है, बस रास्ते का एक कांटा बनकर रह गई है। वो थकी हारी अपने घर पहुंचती है और धीरे से कहती है कि मैं आ गई हूं, पर उसके माँ बाप के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और बेरुखी है। उसके पापा उल्टा उसे ही सुनाते हैं कि तुम्हें थोड़ा देर से घर आना चाहिए था। तभी उसकी कजिन चोई जीवॉन बहुत गुस्से में वहां से निकलती है और उसे धक्का दे देती है। जीवॉन अपनी मां से शिकायत करती है कि आप इसका कुछ करती क्यों नहीं, और अब जब छुट्टियां शुरू होंगी तो इसका वहां होना बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। उसकी मां उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। सीओवू ये सब चुपचाप सुनती रहती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और सीओवू की मम्मी अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। वो माफी मांगती हैं और कहती हैं कि जीवन बस थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए उसने ऐसा कहा। सीओवू एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है कि वो ठीक है, पर उसकी मम्मी को पता है कि घर का माहौल कितना खराब है। वो सीओवू को एक छोटा सा बैग देती हैं जिसमें रात गुजारने का सामान है और कहती हैं कि तुम थोड़े दिन किसी दोस्त के घर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ सबके बीच रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। वो कहती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वो सीओवू को इस तरह दर दर कर जीते हुए देखती हैं। सीओवू वो बैग ले तो लेती है, पर यह बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही है कि सबको लगता है उसके बहुत दोस्त हैं, पर सच तो ये है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और सीओवू बिना किसी ठिकाने के सड़कों पर भटकने लगती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीग चुकी है। वो चलते चलते एक पुराने ब्रिज पर पहुंचती है। ये वही जगह है जहां पर उसने सुना था कि किसी ने अपनी जान दी थी। वो नीचे देखते हुए सोचती है कि ये ऊंचाई तो कुछ खास नहीं है। तभी उसे उस पुराने बंकर की याद आती है, पर वो उन यादों को झटक देती है। अब बारिश इतनी तेज हो चुकी है कि उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचा। तभी उसकी नज़र नीचे घास वाली पहाड़ी पर बने एक लोहे के बंकर डोर पर पड़ती है। बारिश से बचने के लिए वो उस भारी दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और दुनिया से कट जाती है। बंकर के अंदर की हवा बहुत भारी और गीली है, जो उसकी स्किन पर चिपक रही है। जैसे जैसे वो नीचे उतरती है, उसके कदमों की आवाज़ सन्नाटे में गूंजती है। वहाँ एक वॉशरूम मिलने पर वो अपने कपड़े बदल लेती है और वहाँ रखे एक पुराने धूल भरे सोफा पर लेट जाती है। ये बंद जगह उसे अजीब तरीके से सुकून देती है। वो अपनी आंखें बंद करके बस ये दुआ करती है कि शायद कल का दिन आज से बेहतर हो।
तभी उस गर्म और शांत हवा में एक धीमे से मेटल के रिंगने की आवाज आती है। सीओ वू की नींद अचानक खुल जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भारी दरवाज़ा जिसे उसने अच्छे से बंद किया था, अब वो थोड़ा सा खुला हुआ है और बाहर की हल्की रोशनी उस अंधेरी दुनिया में अंदर आ रही है। सेवू के अंदर एक ठंडी सी दहशत दौड़ जाती है। उसे पूरा यकीन है कि उसने दरवाज़ा बंद किया था, ये अपने आप नहीं खुल सकता। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है कि यहाँ कोई और भी है। वो इस बंकर में अकेली नहीं है। अचानक वहाँ की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और वहाँ की हवा एकदम गर्म और भारी हो जाती है। उस लंबे कंक्रीट हॉल के दूसरे कोने पर सीओ वू बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाती है। अंधेरे से एक परछाई निकलकर बाहर आती है जो बड़े ही मकसद के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। सीओ वू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब वो देखती है कि उसने भी वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, पर उस पर खून के गहरे धब्बे हैं। सीओ वू के मुंह से एक चीख निकल जाती है। वो तुरंत मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भागी, पर जैसे ही उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को छूने वाली थी, वो भारी लोहे का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। दूसरी तरफ से एक खून से सने हाथ ने उसे पकड़कर अंदर से बंद कर दिया था। अब वो दोनों उस अंधेरे और घुटने वाली गर्मी में कैद हो चुके हैं। उन तंग सीढ़ियों पर सीओ वू को अपने पीछे खड़े किम वन ह्यूक की गर्मी महसूस हो रही है। उसका वजूद एक भारी बोझ जैसा लग रहा है। सीओ वू का दिल किसी ढोल की तरह बज रहा है। वो धीरे से मुड़ती है और उसकी डर से फटी आंखें किम की उन ठंडी और खाली आंखों से मिलती हैं। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और ये वही लड़का है जिससे दूर रहने की सलाह सबने उसे दी थी, पर सिर्फ वही एक था जिसके पास जाने की हिम्मत सीओ वू ने की थी, और अब वो उसके साथ यहां कैद है। चारों तरफ गर्मी और सन्नाटा है। किम का चेहरा जख्मों से भरा है और उसकी शर्ट पर लगे वो लाल धब्बे सब कुछ बयान कर रहे हैं। वो दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालता है और उसकी गहरी आंखें सीधा सीओ वू को देख रही हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बंकर के उस बड़े स्टील व्हील को घुमाकर उसे हमेशा के लिए अंदर से लॉक कर देता है। सीओ वू का शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे डर तो लग रहा है, पर उससे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि वो उसे पहचानती है। उसकी यादें उसे 10 साल पीछे ले जाती हैं, जब उसने एक हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था और वो अपनी मामी के घर रहने आई थी। एक अनजान दुनिया में वो सिर्फ अपनी कजिन ग्वॉन को जानती थीं। वो ग्वॉन और उसके दोस्तों के पीछे तो घूमती थीं, पर अपने दुख की वजह से किसी से जुड़ नहीं पा रही थीं। तभी एक दिन उसके कमरे के सन्नाटे को एक तेज चीख चीर देती है। वो हड़बड़ाकर उठती है और खिड़की से नीचे देखती है। उसे लगता है शायद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ थी, पर नीचे सिर्फ एक अकेला लड़का बैठा हुआ था। उस दिन से सीओ वू के अंदर एक अजीब सा लगाव जग गया। वो रोज़ अपनी खिड़की से उस पड़ोसी लड़के को देखती रहती और उसकी खामोशी सीओ वू का अकेलापन कम कर देती थी। आखिरकार एक दिन वो ग्वॉन से पूछ ही लेती हैं कि वो लड़का कौन है, पर ग्वॉन अपने फ़ोन में बिजी रहती है और उसकी तरफ देखती तक नहीं। ग्वॉन उस लड़के का नाम बताती है, किम वॉन ह्यूक, पर अचानक ग्वॉन की आवाज़ बदल जाती है। वो अपना फ़ोन साइड में रखती है और सीओ वू को सख्त वार्निंग देती है कि उस लड़के से हमेशा दूर रहना। वहाँ की हवा जैसे ठंडी पड़ जाती है जब ग्वॉन बताती है कि उसके पापा एक बहुत बड़े हादसे के जिम्मेदार हैं जिसने किसी की जान ले ली थी। सीओ वू वहीं जम जाती है और ग्वॉन के वो खौफनाक शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। ग्वॉन गुस्से में कहती है कि उससे दूर रहो, क्योंकि पूरे स्कूल में सब उससे नफरत करते हैं। थोड़ी देर बाद सीओ वू ये सब अपनी आंखों से देखती है। वो देखती है कि कैसे कुछ लड़के उसके घर के गेट पर गंदी बातें लिख रहे हैं और फिर भाग जाते हैं। सीओ वू वहां खड़ी उस नफरत को देख रही होती है जो उस लड़के को दुनिया से अलग कर रही है। किम वॉन ह्यूक गुस्से में वो सब साफ करने की कोशिश करता है, पर अचानक वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ता है और पहली बार उसकी गहरी और तेज आंखें सीधा सीवू से मिलती हैं। उस गर्मी भरी दोपहर में जैसे एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। किम बहुत ही रूखी आवाज में कहता है कि क्या तुम यहां से जाओगी नहीं? उसकी बातें सुनकर और ग्वॉन की वार्निंग याद आते ही सीवू का हौसला टूट जाता है और वो वहां से भाग निकलती है। स्कूल में भी किम एक आउटकास्ट है। उसके पास ना कोई सामान होता है और ना ही ढंग के जूते, जिस वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स सब उसका मजाक उड़ाते हैं। पर इसकी असली वजह वो बदनामी है जो उसके बाप की वजह से उसके साथ जुड़ी है। सब उसे एक मुजरिम का बेटा कहते हैं, पर सीओ वू को कुछ और ही दिखता है। उसे अपनी डेस्क पर अकेला सोता हुआ वो लड़का वही पुराना मासूम बच्चा लगता है जो सीढ़ियों पर बैठा रहता था। सीओ वू के दिल में एक अजीब सा दर्द और खिंचाव महसूस होता है जिसे वो इग्नोर नहीं कर पाती।
जब उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं तो सियोवू पीछे रुक जाती है और बिना किसी वजह के अपने जूते की लेस बंद करने का नाटक करती है। जैसे ही वो अकेली होती है उसकी नज़र किम की क्लासरूम पर जाती है, जिसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी बढ़ने लगती है और वो ना चाहते हुए भी उस कमरे के अंदर चली जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। उसे लगता है जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गई है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वो अकेली क्लासरूम में झाड़ू लगाती थी और चाहती थी कि कोई उसके पास आए। अचानक मंजर बदलता है और वो नीचे गिरी होती है, जहां किम मॉन ह्योक चिंता में उसे देख रहा है। वो हाँफते हुए उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसके शरीर की गर्मी सियोवू को महसूस हो रही है। इससे पहले कि सियोवू कुछ समझ पाती, किम उसे अचानक जोर से गले लगा लेता है। सियोवू की सांस अटक जाती है और पूरी दुनिया जैसे गायब हो जाती है, बस उसकी गर्मी रह जाती है। सियोवू घबरा जाती है और किम की पकड़ से निकलने की कोशिश करती है। उसके दिमाग में आता है कि उसे टीचर को बुलाना चाहिए, पर किम उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वो बहुत ही कमज़ोर और तड़पती हुई आवाज़ में कहता है कि नहीं, मत जाओ। सियोवू को याद आता है कि ये पहली बार था जब वो उसके इतने करीब थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सियोवू का हाथ अपने आप उठता है और वो उसकी पीठ थपथपाने लगती है। उसकी इस कोशिश से किम का तनाव थोड़ा कम होने लगता है और वो छोटा सा लड़का सियोवू से और जोर से लिपट जाता है। लीसवो उस लड़के को देखते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने पहले उसे वहां से बाहर नहीं निकाला होता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो जाता। वो उस अंधेरी जगह में बिल्कुल अकेला रह जाता। ये सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जगती है। सीवू को समझ आता है कि वो किम वन हिक के इतने करीब इसलिए आ पाई क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। वो दोनों ही अंधेरे में रहने वाले बच्चे हैं। किम ने उसकी शर्ट को जोर से पकड़ा हुआ है, जैसे वो उसकी मौजूदगी में सुकून ढूंढ रहा हो। पूरी क्लासरूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया है। सियोवू को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में डरते डरते पहली बार किम के कंधे पर हाथ रखा था। वो एक छोटा सा सहारा था, पर उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। जब उसने धीमे से उसका नाम पुकारा तो जैसे कोई जादू टूट गया। किम अचानक आगे की तरफ गिरा और एक तकिए पर बेहोशी की हालत में सो गया। उसे बहुत तेज बुखार था। उसके बाद 3 दिन तक किम स्कूल नहीं आया। सियोवू को उसकी चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वो अभी भी बीमार है। तभी वो उसे एक गेट के पास कुछ साफ करते हुए देखती है। सियोवू को देखते ही किम वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा जाती है। सियोवू उसे पुकारती है और उसे एक इरेजर दिखाती है। वो कहती है कि ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। वो उस इरेजर को एक पिलर पर रख देती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें उधार दे रही हूं, तुम इसे कल स्कूल में लौटा देना। ये बस एक बहाना था ताकि वो उसे दोबारा देख सके। किम हैरानी से उसे देखता रह जाता है। जैसे ही सियोवू मुड़ी, किम ने तुरंत वो इरेजर उठा लिया और उसे अपने हाथ में जोर से दबाया। ये उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता था और अगले ही दिन किम स्कूल आ गया। उसके बाद किम बिल्कुल बदल गया। वो हर वक्त सियोवू के साथ रहने लगा, जैसे उसका साया हो। उन दोनों की दोस्ती उन्हीं सीढ़ियों पर परवान चढ़ी जहां से सियोवू उसे पहले देखा करती थी। पर वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक खौफनाक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया और हर जगह खून के निशान छोड़ दिए। सियोवू आज उस सच का सामना करती है कि उसने किम को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक मुजरिम का बेटा था और वो वहां से भाग गई थी। प्रेजेंट में किम सीढ़ियों पर एक दीवार बनकर खड़ा है और सियोवू का रास्ता रोक रहा है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बाहर मत जाओ। उसकी बातों में वही पुरानी तड़प है। सियोवू कांप रही है क्योंकि उसे बचपन और आज का वक्त एक जैसा लग रहा है। घबराहट में उसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। किम उसे दरवाजे से दूर खींच लेता है और कहती है कि बाहर जाना खतरनाक है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है। वो उसे वापस नीचे जाने का हुक्म देता है। सियोवू के दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकती और किम की ये हालत कैसे हुई। तभी उसकी नज़र किम के खून से सने हाथों पर पड़ती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब किम नहीं किया है। वो समझ जाती है कि इस वक्त उसे गुस्सा दिलाना मौत को बुलावा देना होगा, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। तभी उसे बचपन की एक याद आती है और वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। सियोवू ने वही करने का फैसला किया जो उसने बचपन में किया था, ताकि वो किम को थोड़ा शांत कर सके। उसकी नज़र खुले हुए रास्ते पर है और उसे लगता है यही उसके पास एक मौका है। वहां की हवा भारी और गर्म हो रही है। सियोवू आगे बढ़कर किम का हाथ पकड़ लेती है। किम इस अचानक हुए स्पर्श से थोड़ा चौंक जाता है। सियोवू बहुत ही नर्म आवाज में कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, और वो उसके गहरे जख्म को देखने का नाटक करती है।
वो कहती है कि जब तक तुम खुद को साफ करो, मैं तुम्हारे लिए दवा और पट्टी ढूंढती हूं। वो दुआ करती है कि किम उसकी इस झूठी फिक्र पर यकीन कर ले, पर किम ने उसका हाथ झटक दिया। उसे समझ आ गया था कि सियोवू सिर्फ बहाना बना रही है। किम की आवाज में एक भारी हुक्म है। वो उसे हटने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि साफ होने की सलाह उसने ही दी थी। इससे पहले कि सियोवू कुछ समझ पाती, किम उसे एक कोने में घेर लेता है और उसे बाथरूम के दरवाजे से सटा देता है। वहां की हवा इतनी गर्म है कि सियोवू को अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। किम उसके इतने करीब आता है कि उसकी मौजूदगी सियोवू को घबरा देने वाली है, पर वो बस दरवाजे का हैंडल घुमाता है और धीरे से कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मत जाना। दरवाजा बंद हो जाता है और सियोवू वहां उस भारी सन्नाटे में अकेली रह जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो सोचती है कि किम इतनी आसानी से उसकी बात मानकर अंदर क्यों चला गया, पर साथ ही उसे बाहर जाने से मना भी कर रहा है। सियोवू का इरादा अब पक्का है, चाहे कुछ भी हो, उसे यहां से निकलना ही होगा। जैसे ही बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, सियोवू को लगता है यही सही मौका है। वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरती है ताकि अपना फोन उठाकर वहां से भाग सके। वो जमीन पर अपना फोन तलाश रही होती है, तभी बाथरूम के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक होती है और सियोवू वहीं जम जाती है। किम उसे अंदर से पुकारता है और उसकी आवाज पानी के शोर को चीरते हुए आती है। सियोवू की जान हलक में आ जाती है। उसका एस्केप प्लान एक पल में बिखर गया। दरवाजे के पीछे से किम की आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो गई है। वो कहता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वो गुस्से में उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाली थी, बिल्कुल पहले की तरह। सियोवू की सांस अटक जाती है। उसे लगता है कि किम बस उसे आजमा रहा है। अचानक पानी की एक तेज आवाज आती है, जैसे उसने जानबूझकर किया हो। सियोवू हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि मैं यहीं हूं। किम उसे बड़े सुकून से टॉवल लाने का हुक्म देता है, और ये एक ऐसा हुक्म है जिसे वो टाल नहीं सकती। सियोवू के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है कि वो यहां उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। वो टॉवल वहीं छोड़ती है और पूरी ताकत से उन लोहे की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है। वो उस भारी स्टील व्हील को घुमाने की कोशिश करती है, पर वो हिलती तक नहीं। सियोवू घबरा जाती है कि क्या ये दरवाज़ा सच में खराब है या वो यहाँ कैद हो चुकी है। तभी उसे नीचे से पानी टपकने की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखती है तो किम सामने खड़ा होता है। उसका शरीर गीला है और उसने शर्ट भी नहीं पहनी है। वहां की हवा एकदम से गर्म और अजीब हो जाती है। किम कहता है कि उसे लगा टॉवल लेने वो खुद ही आ जाए तो ज्यादा जल्दी होगी। सियोवू का चेहरा शर्म और डर से लाल हो जाता है। वो सोचती है कि उसे इस हाल में सामने आने की क्या जरूरत थी। सियोवू उन सीढ़ियों पर बिल्कुल जम गई है। उसे लग रहा है कि ये वो लड़का नहीं है जिसे वो बचपन से जानती थी। अचानक उसके ऊपर एक परछाई पड़ती है और किम वॉन ह्यूक पीछे से उसके एकदम करीब आ जाता है। वो ठंडी लोहे की व्हील पर रखे सियोवू के हाथ पर अपना गर्म हाथ रख देता है। वो उसके कान के पास बहुत ही धीमे से फुसफुसाता है कि ये नहीं खुलेगा। सियोवू के अंदर एक दहशत दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किम को पहले से पता था कि वो भागने की कोशिश करेगी। किम ने उसे उन तंग सीढ़ियों पर घेर लिया है और उसके शरीर की गर्मी सियोवू का दम घोट रही है। वो उसके कान के पास धीरे से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि ये सीढ़ियां खतरनाक हैं। उसके बालों से पानी की एक बूंद सियोवू के गाल पर गिरती है। सियोवू घबराहट में हकबकाते हुए उससे टॉवल के बारे में पूछती है। किम बस हाँ में जवाब देता है और उसकी गहरी नजरें कुछ पल तक सियोवू पर ही टिकी रहती हैं। फिर वो पलटता है और उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। वो वहां से चला जाता है, पर सियोवू अब भी वहीं सुन खड़ी है। जब उसकी मौजूदगी का वो दबाव कम होता है, तब कहीं जाकर सियोवू चैन की सांस लेती है। वो नीचे देखती है तो उसे एक जानी पहचानी चीज दिखाई देती है। जमीन पर उसका फोन गिरा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, किम की आवाज फिर से सन्नाटे को चीर देती है। वो दरवाजे पर खड़ा है। उसका शरीर अब भी गीला है और वो अपने बाल सुखा रहा है। वो पूछता है कि तुम अभी तक ऊपर क्या कर रही हो। सियोवू हड़बड़ाकर नीचे उतरती है। तभी किम एक दूसरा दरवाज़ा खोलता है और रुककर कहता है कि एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। उसकी बातों में एक अजीब सा भारीपन है। किम बड़े आराम से अपने बाल सुखाते हुए उस बड़े से बंद दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये शायद अब कभी नहीं खुलेगा। वो बताता है कि अगर इसे जोर से बंद किया जाए तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। वो बड़े ठंडे दिमाग से सियोवू से कहता है कि अपनी ताकत बर्बाद मत करो। सियोवू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे एक खौफनाक सच समझ आता है कि किम को ये सब पहले से पता था। सियोवू तुरंत नीचे झुकती है और जमीन से अपना फोन उठा लेती है।
उसके दिमाग में किम की एक तस्वीर घूमती है, जहां वो बाथरूम में खड़ा होकर बड़े ध्यान से अपनी सफ़ेद शर्ट धो रहा है और उसके हाथों से निकलता वो गहरा लाल खून पानी को गंदा कर रहा है। सीओ वू के हाथ कांप रहे हैं। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती है, पर वहां कोई सिग्नल नहीं है। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाती है जब वो देखती है कि बैटरी सिर्फ 5% बची है। अब उसके पास ना कोई रास्ता है और ना ही बाहर से कोई मदद मांगने का जरिया। वो इस बंकर में हमेशा के लिए उस लड़के के साथ कैद हो चुकी है। एक अंडरग्राउंड बंकर जहां सीओ वू का दिमाग तेजी से चल रहा है और उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा है। न कोई सिग्नल है, न किसी को फोन कर सकती है और ना ही कोई उसे यहां ढूंढने आने वाला है। वो उस बड़े और सुनसान हॉल में बिल्कुल अकेली खड़ी है। वो सच में फंस चुकी है। तभी उसे एक पुरानी याद आती है। किम वॉन ह्यूक, जिसके शर्ट पर खून के धब्बे हैं, वो उसे इसी जगह लेकर आ रहा है। जमीन पर बैठे हुए वो डर और गुस्से के साथ उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो मुझे यहां कैद करके। अचानक किम का हाथ उसके बाजू को जोर से पकड़ लेता है। उसकी गर्मी सीओ वू के पूरे शरीर में एक झटका पैदा कर देती है। उस गंदे वॉशरूम की हवा बहुत भारी और गर्म हो गई है। किम वॉन ह्यूक उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है। उसने शर्ट नहीं पहनी और उसके कंधे पर एक टॉवल लगा हुआ है। नलके से पानी गिर रहा है और वो बहुत ही ध्यान से एक छोटे से फोल्डिंग टूल को साफ कर रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर है। तभी उसके मुंह से एक थकी हुई आह निकलती है। अचानक एक तीखी मेटल के टकराने की आवाज आती है और वो उस टूल को बंद कर देता है। वो साफ किया हुआ टूल अपनी पॉकेट में डालता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसके शरीर की गर्मी पूरे कमरे में फैल जाती है। सीओ वू के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। सालों पहले एक छोटा किम वॉन ह्यूक उस लोहे के गेट के पास अकेला खड़ा था। उसका सर झुका हुआ था और चेहरे पर चोट के निशान थे। सीओ वू एक दीवार के पीछे से उसे देख रही थी। थोड़ी देर उस भारी खामोशी में खड़े रहने के बाद उसने अपना बैग संभाला और वहां से मुड़ी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। आज इस अंधेरे में वही सवाल गूंज रहा है कि क्या मैंने उसे धोखा दिया था। सीओ वू को एहसास होता है कि किम ने उसे जानबूझकर यहां बंद किया है। ये सब उस पुरानी बेवफाई का बदला है। बंकर की गर्मी अब और ज्यादा बढ़ने लगी है। सीओ वू को लगता है कि ये उसका इंतकाम है, पर दरवाजा सच में खराब है। तभी बाथरूम से एक परछाई निकलती है और सीओ वू की सांस अटक जाती है। किम वहां खड़ा अपने बाल सुखा रहा है। वो बड़े सुकून से बताता है कि दरवाजा जोर से बंद करने पर लॉक हो जाता है और वो उसे अपनी ताकत बर्बाद न करने की सलाह देता है। सीओ वू गुस्से में उससे पूछती है कि तुम यहां कब से आ रहे हो। किम सुकून से जवाब देता है कि कुछ सालों से। तभी सीओ वू को समझ आता है कि किम पहले भी इस हालत में रह चुका है और उसे पक्का पता होगा कि ये दरवाजा कैसे खुलना है। उन दोनों के कदमों की आवाज उस कंक्रीट हॉल में गूंज रही है। किम उसके साथ चल रहा है और कहता है कि यहां देखने लायक कुछ नहीं है। सीओ वू झूठ बोलती है कि वो बस रास्ता भटक गई थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा है और वो तय करती है कि उसे फिर से बचपन की तरह नाटक करना होगा। चलते चलते वो एक ऐसे दरवाजे के पास रुकती है जिसका रंग बाकी सबसे अलग है। किम रूखा होकर कहता है कि वो बंद है। सीओ वू उसे घूरती है और सोचती है कि इस कमरे में ऐसा क्या खास है। तभी किम स्विच ऑन करता है और वो पूरा कमरा तेज रोशनी से भर जाता है। सीओ वू की आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं जब रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। ये कोई मामूली कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा मेडिकल रूम या इन्फर्मरी है। किम उसे अंदर ले जाता है और एक एग्जामिनेशन टेबल पर बैठ जाता है। वहां रखी मेडिकल कार्ड के पहिए जोर से बजते हैं जब वो पट्टी और दवा निकालता है। दोनों के बीच की हवा बहुत भारी और गर्म महसूस हो रही है। सीओ वू उसे बड़े ध्यान से देखती है कि कैसे वो बड़ी सफाई से अपने हाथ पर सफेद पट्टी बांध रहा है। वो उसके बगल में बिल्कुल अकड़ कर बैठी है और उसका दिल किसी ढोल की तरह बज रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही मकसद है कि किसी तरह यहां से निकलना है। क्या दर्द हो रहा है? सीओ वू बहुत ही धीमे से पूछती है। उसे लगता है यही सही मौका है, शायद थोड़ी हमदर्दी दिखाने से काम बन जाए। पर किम कोई जवाब नहीं देता, बल्कि पट्टी पकड़ते हुए उसके हाथ और सख्त हो जाते हैं। सीओ वू तुरंत अपना तरीका बदलती है और कहती है कि अकेले ये सब करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। किम की गहरी आंखें सीओ वू की आंखों से मिलती हैं और उसके चेहरे पर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आता। वो बस इतना कहता है कि रहने दो, वरना ये लाल निशान तुम्हारे कपड़ों पर भी लग जाएंगे। सीओ वू समझ जाती है कि किम उन खून के धब्बों को लेकर काफी सेंसिटिव है। वो मेडिकल कार्ड की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि पट्टी काफी लंबी है, मैं तुम्हें कैंची दे देती हूँ। पर इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ाती, किम का गर्म हाथ तेजी से आगे आता है और सीओ वू के नंगे पांव को जोर से पकड़ लेता है। सीओ वू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है और वो वहीं जम जाती है। किम की नजरें उसके पांव के नीचे टिकी हैं। वो बहुत धीमे से कहता है कि तुम्हारे पांव में कांच घुसा हुआ है। सीओ वू का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि वो जख्मी है।
किम बड़े सुकून से हुक्म देता है कि बिल्कुल मत हिलना, वरना ये जख्म और गहरा हो जाएगा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है और वो बड़ी होशियारी से उसके पांव से कांच का टुकड़ा निकाल देता है। सेओवू के मुंह से एक हल्की सी आह निकलती है। किम कुछ पल के लिए उसे देखता है और फिर बड़े प्यार से वहां पट्टी बांध देता है। उसके छूने में एक ऐसी नरमी है जिसके बारे में सेओवू ने कभी सोचा नहीं था। वो शर्म से लाल हो जाती है। किम बिना कुछ कहे अचानक खड़ा होता है और जाने लगता है। सेओवू धीमे से कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूं। वो पूछती है कि क्या वो सोने वाला है, पर बिना जवाब का इंतजार किए वो वहां से भाग जाती है। किम वहीं बैठा रहता है और उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसके हाथ बड़े सुकून से उसकी गोद में रखे हैं। बाद में उस अंधेरे बंकर में सेओवू को नींद नहीं आ रही। वो उस छोटे से काउच पर करवटें बदल रही है, पर वहां का सन्नाटा उसका दम घोट रहा है। वो डरते डरते दूसरे बिस्तर पर लेटे हुए किम को देखती है और अपनी सांस रोक लेती है, ये जानने के लिए कि क्या वो सो गया है। काउच पर लेटे हुए उसके दिमाग में बस किम की वही हैरान कर देने वाली नरमी घूम रही है। किम ने जिस तरह नरमी से उसके पांव पर पट्टी बांधी थी, वही बात बार बार सीवू के दिमाग में घूम रही है। उसे पक्का यकीन था कि किम उससे नफरत करता है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिन भर की थकान अब उस पर हावी हो रही है और उसकी आंखें बंद होने लगी हैं। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि इस हालत में सोना खतरनाक हो सकता है, पर नींद का गलबा इतना ज्यादा है कि वो ना चाहते हुए भी गहरी नींद में चली जाती है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उस धुंधली रोशनी में किम वॉन ह्योक उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे देख रहा है। किम अपने बिस्तर से उठकर नीचे जमीन पर सीवू के पास बैठ जाता है। वो सोती हुई सीवू को बड़ी देर तक निहारता रहता है और फिर उसकी नज़र सीवू के हाथ पर जाती है, जो काउच के किनारे से नीचे लटक रहा है। वो बहुत ही डरते डरते अपनी उंगलियों से उसके हाथ को छूता है। दोनों के बीच एक अजीब सी गर्मी फैल जाती है जब वो बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि तुम अब भी यहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तभी वहां की हवा भारी हो जाती है और एक खून से सनी पुरानी याद किम के दिमाग में बिजली की तरह कौंधती है। एक औरत ने छोटे किम के कंधों को जोर से पकड़ा हुआ है। उसकी आंखें डर से फटी हुई हैं। वो औरत उसके कान में फुसफुसाती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। उसकी पकड़ और सख्त हो जाती है और वो एक खौफनाक धमकी देती है कि अगर तुमने भी उनकी तरह हरकतें की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। ये बात किम के दिमाग में घर कर जाती है। किम अचानक होश में आता है और बुरी तरह हाँपने लगता है, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। वो सीवू के पास बैठकर अपनी सांसें संभालने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर गिर जाता है। वो धीरे से उसके बगल में लेट जाता है और उस सन्नाटे में दोनों की धड़कनें एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। सुबह होते ही किम जमीन से उठता है और अपना गला पकड़कर सोती हुई सीवू को देखता है। वो बड़े सुकून से वहां से उठता है और पास रखे एक पुराने बॉक्स से कुछ निकालने की कोशिश करता है, पर अचानक उसके हाथ से सामान छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उस शोर से वहां का सन्नाटा टूट जाता है और किम वहीं जम जाता है। जमीन पर गिरे हुए सामान में 2 छोटे डार्क पैकेट्स पड़े हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है, जिसकी आवाज बंकर के अंदर तक आ रही है। सीवू दर्द में करहाते हुए अपनी आंखें खोलती है और अपना सर पकड़ लेती है। उसे वहां की बंद हवा में बहुत घुटन महसूस हो रही है। तभी किम उसके सामने एक छोटी प्लेट लाकर रखता है। उसकी इस फिक्र को देखकर सीवू फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे बारिश में वो सीढ़ियों पर बैठी थी और किम उसके पास खड़ा था। वो सुकून उसे अपने घर में भी नहीं मिलता था, जहां उसकी माँ पहले ही उसका बैग पैक कर रही थी। उसकी माँ सबके सामने ये दिखावा करती थी कि सीवू के पास रहने के लिए उसकी दोस्त का घर है, जबकि सीवू ने ऐसा कभी कहा नहीं था। इस बंकर की गर्मी में किम की एक खामोश परवाह उसे अपने उस घर से ज्यादा सुकून दे रही है जिसे वो पीछे छोड़ आई है। माँ सियोवू का बैग पैक कर रही है ताकि उसे किसी दोस्त के घर भेजा जा सके, पर उसकी बहन ये सब अपनी डेस्क पर बैठी देख रही है और उसे असलियत पता है, क्योंकि माँ बस ये चाहती है कि सियोवू घर से चली जाए। वो चुपचाप सियोवू के बैग में कुछ जरूरी सामान डाल देती है। उसकी बहन के चेहरे पर थोड़ा पछतावा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर माँ को सच पता चला तो वो उसे कभी जाने नहीं देंगी। उन्हें नहीं पता कि सियोवू किसी दोस्त के पास नहीं बल्कि किसी और से मिलने जा रही है। मंजर बदलता है और हम एक ठंडी और सुनसान सीढ़ियों को देखते हैं। सियोवू की बहन खिड़की से बाहर देखती है। उसे डर है कि कहीं सियोवू कोई तमाशा न खड़ा कर दे। उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि कैसे उन्होंने सियोवू को किम वॉन ह्योक के पास भेज दिया ताकि घर में सुकून रहे। वो परेशान होकर उसे कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन बंद है। वो सोचती है कि अभी क्यों? तभी उसे कुछ शक होता है। वो तेज बारिश में खड़ी बार बार वही नंबर ट्राई कर रही है और चलते चलते उन अंधेरे और गीले जंगलों में पहुंच जाती है। वो अपने फोन को देखती है और अचानक हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सांस अटक जाती है।
इधर बंकर में स्योवू नींद से जागती है और बड़बड़ाते हुए काउच पर बैठ जाती है। वो धीमे से पूछती है कि क्या सुबह हो गई है। वहां की बंद हवा में उसका सवाल कहीं खो जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और उसे याद आता है कि वो कहाँ है। वो अकेली है। अचानक ऊपर से किसी भारी मेटल के घूमने की आवाज आती है। उसकी नज़र तुरंत उस दरवाजे की तरफ जाती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो भागकर ऊपर जाती है और उस बंद दरवाजे पर हाथ रखती है। उसे वही पुराना डर महसूस हो रहा है। वो कांपती हुई आवाज में किम वॉन ह्योक का नाम पुकारती है, पर वहां सिर्फ गहरा सन्नाटा है। तभी उसकी यादों में एक पुराना मंजर चमक उठता है। वो खुद को एक रोशन दरवाजे पर खड़ा देखती है और फिर अचानक वो भाग रही है, एक अंधेरे स्टोरेज रूम में। उसके कदमों की आवाज कंक्रीट पर गूंज रही है। वो एक पुरानी और तेज भागदौड़ की याद है जो आज के इस सन्नाटे से मिल रही है। वो तेज सांस लेते हुए उसका नाम पुकारती है और अचानक एक धक्के के साथ वो भारी दरवाजा खुल जाता है। स्योवू एक रोशन पर सुनसान कमरे में कदम रखती है। उसकी रगों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही है। किम यहां भी नहीं है। वो उस लंबे और अंधेरे रास्ते को देखती है और खुद से पूछती है कि वो कहां चला गया होगा। इस घुटने वाले सन्नाटे में वो बस उसे ढूंढ रही है। इधर नाश्ते की टेबल पर एक लड़की के पापा उससे पूछते हैं कि क्या उसे सोने में तकलीफ हुई। वो धीमे से हाँ कहती है, पर उसकी माँ कहती है कि वो तो बहुत सुकून से सोई क्योंकि वो चिड़चिड़ा बच्चा अब घर में नहीं है। वो कहती है कि चोई गॉन को कहना चाहिए कि वो अपनी दोस्त के घर ज्यादा रहा करे। ये सुनकर चोई गॉन अपने चॉपस्टिक्स वहां पटक देती है। उसका खाने का मन खत्म हो गया है। जब वो स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी माँ पीछे से चिल्लाती है कि मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी और बाहर तेज बारिश है, ध्यान से जाना। दरवाजा जोर से बंद होता है। बारिश की आवाज चारों तरफ फैल जाती है। स्योवू एक सुनसान सड़क पर चल रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी है। वो एक बड़े गेट वाली बिल्डिंग को देखती है और आगे बढ़ जाती है। पूरा शहर धुंधला दिख रहा है। बाद में उस अंधेरे बंकर में वो काउच पर सिमट कर बैठी है और अपने घुटनों को पकड़ा हुआ है। उसे एहसास होता है कि किम वॉन ह्योक जा चुका है। वो सोचती है कि क्या वो मुझे छोड़ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, पर दरवाजा अब भी खराब है। उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं है। वो बुरी तरह फंस चुकी है। पर तभी उसे याद आता है कि उसका मोहल्ला तो बिल्कुल बाहर ही है। शायद कोई उम्मीद बाकी है। सीओओ को लगता है कि जब उसके घर वालों और दोस्तों को पता चलेगा कि वो गायब है तो वो उसे ढूंढने जरूर आएंगे। पर तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की वो ठंडी यादें याद आती हैं, जहां वो सबके बीच होकर भी अकेली थी। वो अपनी ही जिंदगी में एक भूत जैसी थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। सब ऐसे पेश आते थे जैसे वो वहां हैं ही नहीं। बंकर की इस बंद हवा में उसे एहसास होता है कि आखिर कौन उसे ढूंढने की तकलीफ उठाएगा। तभी उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल आता है कि अगर किम वॉन ह्युक वापस नहीं आया तो उसका क्या होगा। वो अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पानी टपकने की आवाज आती है। वो तुरंत ऊपर देखती है। दरवाजे के पास किम वॉन ह्युक खड़ा है। वो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ है और उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। वो के अंदर जैसे एक गर्मी दौड़ जाती है और उसका डर गायब हो जाता है। उसका दिल अब एक अलग ही रफ्तार से धड़क रहा है और उसके मुंह से उसका नाम निकलता है, जू वॉन ह्युक। किम बस उसे देखता रहता है। उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी हैं। वो बॉक्स एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, किम तेजी से उसके पास आता है और अपना गर्म हाथ उसके माथे पर रख देता है। उसके छूने से वो के शरीर में बिजली दौड़ जाती है और वो अपनी हैरत से भरी आंखें उस पर टिका देती है। किम बहुत धीमे से कहता है कि तुम्हें बुखार नहीं है, और फिर अचानक वो उसे जोर से गले लगा लेता है। उसकी मजबूत पकड़ में को पूरी दुनिया भूल जाती है। मंजर बदलता है और हम एक रोशन क्लासरूम देखते हैं जहां टीचर अटेंडेंस ले रही हैं। उनकी नजर एक खाली बेंच पर पड़ती है। वो पूछती हैं कि क्या वो आज भी नहीं आई। वो जीवन से पूछती हैं, जो वो की कजिन है, कि क्या उसे कुछ पता है। पूरी क्लास में बातें शुरू हो जाती हैं कि कैसे दोनों कजिन्स होकर भी स्कूल में अजनबी बनते हैं। जीवन बड़ी रूखी आवाज में कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। टीचर परेशान होकर कॉल करती हैं। वहां बेंच पर बैठे दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है, बगल वाली क्लास का वो लड़का जिसका बाप एक मुजरिम है, वो भी आज गायब है। दूसरा लड़का हंसकर कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, कि जिस दिन वो लड़का गायब है उसी दिन वो भी गायब है। वो दोनों उनके बचपन की दोस्ती का मजाक उड़ाते हैं। मंजर फिर से उस अंधेरे बंकर की तरफ मुड़ता है जहां वो पुराने काउच पर लेती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो सामने किम को बैठा देखकर हड़बड़ाकर उठ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी शर्ट थोड़ी खुली हुई है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। किम बड़ी शांति से कहता है कि शायद ये तुमने खुद ही किया होगा। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसे देखती है। उसे डर है कि कहीं किम उसे फिर से छोड़कर न चला जाए। उसे एहसास होता है कि अकेली कैद होने से बेहतर है कि वो उसके साथ कैद रहे। किम खड़ा होता है और उससे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। वो धीमे से कहती है कि वो अपना सामान ढूंढ रही है। किम एक बॉक्स से नया टॉवल और टूथब्रश निकालकर उसे देता है। वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि उसके पास अपना सामान है, भले ही उस सामान के साथ उसकी कुछ बुरी यादें जुड़ी हों।
किम की नजरें और गहरी हो जाती हैं। वो धीमे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो पुराना सामान इस्तेमाल करने से नफरत नहीं है? उसकी बातों में एक छिपा हुआ इशारा है। जब सियोवू नया टूथब्रश और टॉवल लेती है तो उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू जाती हैं और वहां एक अजीब सी गर्मी फैल जाती है। सियोवू धीमे से शुक्रिया कहती है, पर उसका दिमाग घूम रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि किम इतना बदल क्यों गया है। वो कंफ्यूज होकर उससे पूछती है कि तुम मेरी फिक्र करने का नाटक क्यों कर रहे हो? वो उसे याद दिलाती है कि तुमने पुराने बदले के लिए मुझे यहां कैद किया है। सियोवू अब हिम्मत करके एक और सवाल पूछती है कि अगर पुराना बदला वजह थी तो अब इतनी देर तक मुझे यहां बंद रखने का क्या मतलब है? अब तक वो डर के मारे खामोश थी, पर अब उसने तय कर लिया है कि वो और नहीं डरेगी। वो आगे बढ़कर पूछती है कि वॉन ह्योक, उस दिन तुमने मुझे जाने से क्यों रोका था? किम नीचे देखते हुए बहुत धीमे से जवाब देता है कि बंकर का दरवाजा जोर से बंद करने पर अपने आप लॉक हो जाता है। सियोवू को यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि क्या ये वाकई एक हादसा था, पर जब वो उसे ढूंढ रही थी तब वो कहाँ गायब था? उसे पक्का पता है कि किम बाहर निकलने का रास्ता जानता है। अचानक किम खड़ा हो जाता है और उनके बीच का फासला खत्म हो जाता है। सियोवू घबराकर पीछे हटती है और उसे अपने ऊपर एक भारी साया महसूस होता है। उसे तुरंत पछतावा होता है कि उसने किम से सवाल क्यों किया। उसका शरीर कांप रहा है, पर तभी किम अचानक पलटता है और वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि वो कभी बाहर गया ही नहीं था। सियोवू हैरान होकर पूछती है कि तुम बाहर नहीं गए? तो किम बताता है कि वो बस कुछ खाने का सामान लेने गया था। वो नीचे बैठकर कैंड फूड निकालता है और एक डब्बा उसे भी देता है। सियोवू का दिमाग चकरा रहा है कि अगर वो यहीं था तो उनका सामना क्यों नहीं हुआ, और इतने सालों से बंद बंकर में ताज़ा खाना कहाँ से आया? फ्रेशन अप होने के बाद सियोवू अपने बाल सुखाते हुए मेन एरिया में वापस आती है। किम दीवार के सहारे लिए नीचे बैठा है। उसका सर झुका हुआ है और हाथ पर सफ़ेद पट्टी बंधी है। सियोवू दबे पांव उसके पास जाती है। वहां एक अजीब सा सन्नाटा है, पर साथ ही एक गर्मी भी महसूस हो रही है। सियोवू को लगता है कि शायद वो सो गया है, पर जैसे ही वो थोड़ा झुकती है, किम की आंखें खुल जाती हैं और वो सीधा सियोवू को देखता है। दोनों के बीच का फासला जैसे गायब हो जाता है और एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती है। किम फिर से नींद में खोने लगता है और सियोवू को लगता है यही मौका है ये जानने का कि खाना कहाँ से आ रहा है। जैसे ही सियोवू वहां से निकलने की कोशिश करती है, किम फिर से उन डरावनी यादों में खो जाता है। उसे उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे अपने बाप जैसा न बनने की वार्निंग दे रहे हैं। वो बुरी तरह कांपने लगता है और होश में आते ही उसका थरथराता हुआ हाथ तेजी से आगे बढ़ता है। किम ने जोर से सियोवू की शर्ट पकड़ ली है और उसे वहां रुकने पर मजबूर कर दिया है। उसके हाथ की गर्मी कपड़े के पार महसूस हो रही है, जो बंकर की ठंडक में एक अजीब सा एहसास दे रही है। उस सन्नाटे में किम की आवाज बहुत धीमे से गूंजती है, ली सियोवू, ली सियोवू। धूल से भरी उन अलमारियों के बीच खड़ी है और राशन चेक कर रही है। वो एक कैन उठाती है और उसे उल्टा करके उसकी डेट देखती है। ये तो सालों पहले एक्सपायर हो चुका है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। उसे याद आता है कि किम ने उसे जो खाना दिया था वो तो एकदम ताज़ा था। ये बात उसे परेशान कर देती है और वो कैन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो कैन कंक्रीट पर लुढ़कती हुई दूर चली जाती है। सियोवू उसे देखते हुए सोचती है कि क्या किम सच में बाहर गया था, पर वो बंकर का दरवाजा तो बंद है और पूरी तरह खराब हो चुका है। फिर वो बाहर कैसे गया? उसे याद आता है कि किम ने किसी लॉक कमरे के बारे में बताया था, वही ब्लू रूम। सियोवू के दिल में एक उम्मीद की किरण जगती है कि शायद वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो। उसे याद आता है कि जब किम वापस आया था तो उसके जूते गीले थे। क्या उस दरवाजे के पीछे पानी है? वो उस ठंडे लोहे पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। उसका दिल डर और उम्मीद से जोर जोर से धड़क रहा है। तभी दूसरी तरफ से किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आती है और सियोवू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल किसी ढोल की तरह बज रहा है, पर यह आवाज उस दरवाजे से नहीं आई थी जिसे वो छू रही थी। उसकी नजर अंधेरे में छिपाए हुए एक बहुत बड़े सर्कुलर वॉल्ट डोर पर जाती है। सियोवू के अंदर जैसे बिजली दौड़ जाती है और उसका डर एक पल में गायब हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कौन है, उसे बस यहां से निकलना है। वो तुरंत अपने जूते पहनती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि अब वो आज़ाद हो जाएगी। सियोवू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो सीढ़ियों की तरफ भागती है। आज़ादी अब उसके बिल्कुल करीब है। पर इससे पहले कि वो एक और कदम बढ़ाती, एक हाथ ने जोर से उसका बाजू पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। वो सीधा किम वॉन ह्योक के सीने से जा टकराई। किम ने उसे बड़े ही जुनून के साथ गले लगा लिया है। उसके शरीर की गर्मी सियोवू का दम घोट रही है।
किम ने अपना हाथ सेओवू के मुंह पर रख दिया है और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया है। वो बहुत ही दर्द भरी आवाज में फुसफुसाता है कि बाहर मत जाओ। सेओवू की सारी उम्मीदें एक पल में मिट्टी में मिल जाती हैं। दोस्तों, अगला पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्या उस भारी वॉल्ट डोल के पीछे कोई और भी छुपा है? और किम वॉन हेयोक सेओ को बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? क्या वो उसे बचा रहा है या हमेशा के लिए कैद कर रहा है? सारे राज खुलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर क्लिफ हैंगर पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करो ताकि आप अगला पार्ट मिस न करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।